चलो कर दो तुम तो। इधर देखो, पार्ट 3 शिक्षण विधि का पार्ट 3 है। एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने अब तक, शिक्षण पढ़ा था, और शिक्षण पहला पॉइंट पढ़ा था हमने, शिक्षण पढ़ा। उसके बाद में पढ़ा हमने शिक्षण पढ़ा। दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने, शिक्षण के भेद पढ़े, भेद पढ़े, स्तर पढ़े। उसके बाद में चर्बी पढ़ ली हमने। उसके बाद में स्तर, भेद, चर, सोपान पढ़े, विशेषता पढ़ ली शिक्षण की, विशेषता, और उद्देश्य पढ़े, उद्देश्य। ये चीज पढ़ी थी हमने। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि शैक्षिक उद्देश्य। जो शिक्षण उद्देश्य, एक शब्द होता है शैक्षिक उद्देश्य, एक होता है शिक्षण उद्देश्य। इनमें डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है? तो पहला ही पॉइंट बनता है कि शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य पॉइंट होता है शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य शब्द होता है। एक शब्द होता है शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य। सीधा क्वेश्चन ध्यान रखना है इसमें कि ये दोनों क्या होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य क्या होता है और शिक्षण उद्देश्य क्या होता है। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, पाठ्यक्रम निर्माता करते हैं। कौन करते हैं? पाठ्यक्रम निर्माता। इनका निर्धारण करते हैं कौन? पाठ्यक्रम निर्माता। इनका निर्धारण किसके द्वारा होता है? पाठ्यक्रम निर्माण के द्वारा होता है। निर्धारण कौन करता है? पाठ्यक्रम निर्माता करता है। कौन सा क्रम? पाठ्यक्रम निर्माता। पाठ्यक्रम निर्माता इनका क्या करेगा? निर्माण, निर्माता क्या कर देता है? इनका निर्धारण करता है। कौन से उद्देश्यों का करता है? शैक्षिक उद्देश्यों का करता है। जब मान के चलो आपका कोई बीएसटीसी का पाठ्यक्रम है या रीट का पाठ्यक्रम आया, और रीट का जैसे ही पाठ्यक्रम आया तो एक बच्चे के लिए अलग होगा कि सबके लिए समान होगा? सबके लिए क्या होता है? समान होता है। मतलब शैक्षिक उद्देश्य सभी के लिए कैसे होते हैं? समान होते हैं। मतलब रीट का सिलेबस है, साइकोलॉजी है, शिक्षण विधि है, मैथ भी है फर्स्ट लेवल में, साइंस भी है, और आपके लिए हिंदी भी आएगी, संस्कृत भी आएगी। अगर सेकंड को इंग्लिश लेता है इंग्लिश आएगी। तो सभी के लिए वो क्या होंगे? समान होता है। सभी विद्यार्थियों के लिए कैसा होगा? समान होते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य सभी के लिए कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो क्वेश्चन बन जाता है ये सभी के लिए कैसे होते हैं? समान होते हैं। सभी के लिए समान होते हैं। सभी के लिए समान होते हैं। इनका निर्धारण कौन करता है? पाठ्यक्रम निर्माता। ये सभी के लिए कैसे होते हैं? समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। दूसरा कौन सा है? शिक्षण उद्देश्य। कौन से उद्देश्य? इन शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण, निर्धारण, क्या बेटा? निर्धारण। इन शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करता है बेटा विषय अध्यापक करता है। कौन सा अध्यापक करता है? विषय अध्यापक करता है, अध्यापक करता है। इनका निर्धारण कौन करेगा? अध्यापक करता है। अध्यापक कैसे? मान चलो मैं आपको लिए शिक्षा विधि पढ़ा रहा हूं, कोई सर आएंगे तो हिंदी पढ़ाएंगे, कोई सर आएगा तो संस्कृत पढ़ाएंगे, तो उनके अलग अलग क्या होंगे? शिक्षण उद्देश्य होंगे। तो सभी के अलग अलग होते हैं। ये सभी के कैसे होते हैं बेटा? अलग अलग होते हैं। सभी के अलग अलग होते हैं। सभी के कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको कि शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं? शैक्षिक उद्देश्य वे होते हैं जिनका निर्धारण पाठ्यक्रम निर्माताओं के द्वारा किया जाता है। जो विषय वस्तु को बनाते हैं, पाठ्यक्रम को निर्धारण करते हैं, वो कौन से उद्देश्यों का निर्धारण? शैक्षिक उद्देश्यों का करते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कौन करता है? विषय का अध्यापक करता है। ये सभी के लिए कैसे होते हैं बेटा? अलग अलग होते हैं। दूसरा पॉइंट बन जाता है ये सभी के लिए कैसे होते हैं? शैक्षिक उद्देश्य समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये ध्यान रखना है उसके बाद। अगला क्वेश्चन भूल जाए पेपर में कि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? शिक्षण उद्देश्यों का। तो ध्यान रखना पाठ्यक्रम में क आ रहा है, आ रहा है क्या? और इसमें भी क आ रहा है, क। शैक्षिक उद्देश्य में भी क्या है? क। और पाठ्यक्रम में भी क्या है? क। तो पाठ्यक्रम निर्माता के द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है? शैक्षिक उद्देश्यों का। और विषय अध्यापक के द्वारा किसका किया जाता है? शैक्षिक उद्देश्यों, शिक्षण उद्देश्यों का। दूसरा पॉइंट बन जाता है बेटा, अगला पॉइंट बन जाता है यहां से जो पाठ्यक्रम शब्द आया, एक कौन शब्द आ गया बेटा? यहां पर पाठ्यक्रम आया। एक शब्द आया बेटा पाठ्यक्रम। कौन सा क्रम? पाठ्यक्रम।
अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम शब्द आया तो पहला क्वेश्चन बनता है कि पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं बेटा? करिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पाठ्यक्रम को हम कहते हैं करिकुलम। कौन सा कुलम? करिकुलम। पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं बेटा? करिकुलम कहते हैं। कौन सा कुलम कहते हैं? करिकुलम कहते हैं। पाठ्यक्रम को किस क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? करिकुलम। क्वेश्चन आएगा पाठ्यक्रम को किस नाम से भी जाना जाता है? करिकुलम जाना जाता है। जो कौन से इसका कौन शब्द से बना होता है बेटा? करिकुलम शब्द बताया क्यूरेरे शब्द से बना है। क्यूरेरे शब्द से बना है। क्यूरेरे शब्द से बना है। क्वेश्चन ध्यान रखना, पाठ्यक्रम को क्या कह दिया? करिकुलम कह दिया। किस शब्द से बना है? क्यूरेरे शब्द से बना है। कौन शब्द से बना है? जिसका अर्थ होता है बेटा दौड़ का मैदान। जिसका अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। अर्थ क्या है? दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान। क्योंकि विद्यार्थी इसमें क्या करता है? दौड़ता तो है, पढ़ता है तो मतलब क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? आप पढ़ रहे हो विषय वस्तु को, बढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो, दौड़ते रहे हो, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या लेते हैं हम? दौड़ का मैदान। तो पाठ्यक्रम को हम क्या कह दिया बेटा? करिकुलम कह दिया। करिकुलम शब्द कौन शब्द से हुई? क्यूरेरे शब्द से हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? दौड़ का मैदान होता है। कौन सा मैदान? दौड़ का मैदान। एक शब्द और आता है बेटा, एक पाठ्यक्रम होता है कोर पाठ्यक्रम। कौन सा पाठ्यक्रम? कोर पाठ्यक्रम। एक शब्द चलता है बेटा कोर पाठ्यक्रम चलता है। कौन सा पाठ्यक्रम? कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम। एक क्वेश्चन आता है कि कोर पाठ्यक्रम क्या है? कोर पाठ्यक्रम क्या है? कोर पाठ्यक्रम क्या होता है? सीधा सीधा ऐसी विषय वस्तु, ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें ऐच्छिक विषय भी शामिल हो और अनैच्छिक विषय क्या होती है? शामिल होती है। वो कौन सा पाठ्यक्रम होता है? कोर पाठ्यक्रम। इसमें ऐच्छिक विषय भी शामिल हो और अनैच्छिक विषय भी शामिल हो। मतलब ऐच्छिक विषय, ऐच्छिक विषय, ऐच्छिक विषय और कौन सी? अनिवार्य विषय। कौन सी विषय बेटा? अनिवार्य विषय। ये दोनों शामिल हों, वो कौन सा पाठ्यक्रम होता है बेटा? कोर पाठ्यक्रम होता है। कौन सा पाठ्यक्रम? ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें ऐच्छिक विषय भी शामिल हो और कौन सी हो? अनिवार्य विषय भी शामिल, अनैच्छिक विषय शामिल हो, वो कौन सा पाठ्यक्रम होता है? कोर पाठ्यक्रम। अब क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में कोर पाठ्यक्रम की शुरुआत कौन सी कक्षा से होती है? राजस्थान में कोर पाठ्यक्रम की शुरुआत कौन सी कक्षा से होती है? 11th से। किससे होती है? आप सब्जेक्ट चुनते हो। क्या चुनते हो? सब्जेक्ट। तो 10वीं के बाद तो चुनते हो, तो ऐच्छिक भी और अनैच्छिक भी। तो इसमें कोर पाठ्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में, राजस्थान में 10वीं 11वीं कक्षा, कौन सी कक्षा? 11वीं कक्षा से क्या हो जाती है बेटा? शुरुआत होती है कौन से पाठ्यक्रम की? कोर पाठ्यक्रम की। कौन से पाठ्यक्रम की? तो क्वेश्चन आएगा पाठ्यक्रम को क्या कह दिया? करिकुलम कहा गया था। कौन शब्द से बना बेटा? क्यूरेरे शब्द से बना था। अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान होता है। कोर पाठ्यक्रम की शुरुआत, कोर पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें ऐच्छिक व अनैच्छिक विषय शामिल होते हैं, वो कौन सा पाठ्यक्रम होता है? कोर पाठ्यक्रम होता है। राजस्थान में कोर पाठ्यक्रम की शुरुआत कौन सी कक्षा से होती है? 11वीं कक्षा से होती है। एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पाठ्यक्रम अवधारणा कैसी है? अवधारणा, अवधारणा, अवधारणा है बेटा व्यापक अवधारणा है। कैसी है? व्यापक। पाठ्यक्रम कैसा होता है? व्यापक होता है। पाठ्यक्रम कैसी अवधारणा मानी गई है बेटा? व्यापक अवधारणा मानी गई है। पाठ्यक्रम को क्या कह दिया हमने? करिकुलम कह दिया। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति कौन शब्द से हुई? क्यूरे शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान होगा बेटा। अवधारणा क्या कहते, कौन सी है? व्यापक होती है। कोर पाठ्यक्रम क्या होता है? ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें ऐच्छिक विषय और अनिवार्य विषय, अनैच्छिक विषय शामिल होती है, वो कौन सा पाठ्यक्रम होता है? कोर पाठ्यक्रम होता है। और कोर पाठ्यक्रम की शुरुआत कौन सी कक्षा से? 11वीं से होती है। कौन सी होती है? 11वीं से होती है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला पॉइंट एक बात आती है, एक शब्द होता है औपचारिक क्रिया और अनौपचारिक क्रिया। एक शब्द आता है बेटा औपचारिक। कौन सा? औपचारिक क्रिया। औपचारिक क्रियाएं, क्रिया। एक शब्द होता है बेटा अनौपचारिक क्रियाएं। क्रिया, दोनों शब्द ध्यान रखने हैं कि औपचारिक क्रिया क्या होती है, अनौपचारिक क्रिया क्या होती है। औपचारिक क्रिया क्या होती है और अनौपचारिक क्रिया होती है। सीधा क्वेश्चन ध्यान रखना, औपचारिक क्रिया क्या होती है बेटा? औपचारिक, इधर देखो बेटा,
एक पॉइंट बनता है, इधर से देखना, जब एक पॉइंट आता है कि औपचारिक क्रिया क्या होती है। औपचारिक क्रिया वे क्रिया होती है जिनका पूर्व में निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है? पूर्व में निर्धारण होता है। औपचारिक क्रिया होती है जिनका पूर्व में क्या होगा? निर्धारण होता है। निर्धारण होता है। पूर्व क्या कर ली जाती है? निर्धारण क्या समयबद्ध रूप से की जाती है, वो कौन सी होती है? औपचारिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? ऐसी क्रियाएं जिनको पूर्व में निर्धारण कर लिया जाता है या इनका समय पहले से क्या होता है? निश्चित होता है, वो कौन सी क्रिया होती है? औपचारिक क्रिया होती है। कौन सी होती है? औपचारिक। तो अनौपचारिक में क्या होती है? जिनका पूर्व में कोई भी निर्धारण नहीं होता है, वो कौन सी क्रिया होती है? अनौपचारिक क्रिया होती है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसी क्रियाएं जो पूर्व में निर्धारण होती हैं वो कौन सी क्रिया होती हैं? औपचारिक होती है। समयबद्ध रूप से की जाती है वो कौन सी होती है? औपचारिक होती है। कौन सी होती है? औपचारिक होती है। दूसरा क्वेश्चन है जो उनका समय में पाबंद नहीं होता है, समयबद्ध रूप से नहीं चलती है, वो कौन सी होती है? अनौपचारिक होती है। कौन सी होती है? अनौपचारिक। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक। अगला पॉइंट बन जाता है बेटा, एक क्वेश्चन ध्यान रखना, एक शब्द आता है मूल्यांकन। क्या आता है बेटा? मूल्यांकन। एक बार बार क्वेश्चन आता है, मूल्यांकन कैसी क्रिया है? मूल्यांकन कैसी क्रिया है? तो मूल्यांकन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की क्या है बेटा? क्रिया। तो क्वेश्चन सीधा पूछ ले आपसे कि मूल्यांकन है औपचारिक अनौपचारिक दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों होता है। मूल्यांकन कैसा होता है? औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक होता है। तो मूल्यांकन कैसा होगा बेटा? मूल्यांकन कैसा होगा? औपचारिक और अनौपचारिक होता है। मूल्यांकन औपचारिक होगा और कैसा होगा? अनौपचारिक। मूल्यांकन मूल्यांकन औपचारिक औपचारिक और कौन सा? अनौपचारिक क्रिया है। ये पॉइंट ध्यान रखना, कई बार पेपर में आता है कि मूल्यांकन क्रिया है औपचारिक और अनौपचारिक क्रिया। एक क्वेश्चन और बनता है, एक पॉइंट आता है बेटा, एक साध्य होता है, एक साधन होता है। एक तो साध्य होता है। क्या होता है? साध्य। एक शब्द होता है बेटा साधन। क्या होता है बेटा? साधन। एक तो साध्य होता है, क्या होता है? साधन होता है। मतलब साध्य क्या है और साधन क्या है? साध्य क्या है और साधन क्या है? जिसको प्राप्त किया जाए वो तो साध्य है, जिसको प्राप्त किया जाए वो साध्य, और जिसकी सहायता से प्राप्त किया जाए वो साधन है। क्या है बेटा? साधन है। जिसको प्राप्त किया जाए वो तो क्या हुआ? साध्य। मतलब लिख सकता हूं जिसको प्राप्त किया जाए, जिसको प्राप्त किया जाए, जिसको प्राप्त किया जाए, जिसको प्राप्त किया जाए वो क्या कहलाता है? साध्य कहलाता है। जिसकी सहायता से किया जाए, जिसकी सहायता से किया जाए, जिसकी सहायता से किया जाए, सहायता से किया जाए, जिसकी सहायता से किया जाए वो क्या कहलाता है बेटा? साधन कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब क्वेश्चन ध्यान रखना है, समझना कि मान के चलो आप रीट की तैयारी कर रहे हो। किसकी कर रहे हो? रीट। और रीट का पेपर तुम्हें पास करना है, पास करना है, तो आपका मंजिल क्या है? साध्य क्या है? रीट पास करना। लेकिन जिसकी सहायता से करोगे, शिक्षकों की सहायता से करोगे। किसकी सहायता से? शिक्षकों की सहायता से करोगे, या अपने अभिभावकों की सहायता से करोगे, दोस्तों की सहायता से करोगे, तो वो क्या है? साधन है। क्या है बेटा? साधन है। तो क्वेश्चन बनता है कि जिसको प्राप्त किया जाए वो तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? साध्य। जिसके सहायता से किया जाए वो साधन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? साधन। अब क्वेश्चन ध्यान रखना, एक पॉइंट चलता है, मैं लिख रहा हूं यहां पर कि जैसे देखो एक शब्द है बेटा, जैसे लक्ष्य। क्या है? लक्ष्य। क्या है? लक्ष्य। ये ध्यान रखना। एक शब्द होता है बेटा उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य। एक शब्द होता है बेटा प्राप्य उद्देश्य। कौन से उद्देश्य? प्राप्य उद्देश्य। अब सुनो ध्यान से, इन पॉइंट को समझना। 100% पेपर में क्वेश्चन आता है यहां से, एक ध्यान से समझना है। एक शब्द लिखा मैंने यहां पर, कौन सा बेटा? लक्ष्य लिखा। एक शब्द लिखा मैंने उद्देश्य लिखा। एक शब्द कौन सा लिखा? प्राप्य उद्देश्य लिखा। कौन सा उद्देश्य लिखा? प्राप्य। अब बात आती है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले पॉइंट, प्राप्य उद्देश्य होते हैं। कौन से उद्देश्य? प्राप्य उद्देश्यों की सहायता से आप किसे प्राप्त करोगे? उद्देश्य को प्राप्त करोगे। किसको करोगे? उद्देश्य की सहायता से किसको प्राप्त करोगे? लक्ष्य को प्राप्त करोगे। किसको करोगे? लक्ष्य को। अब सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि प्राप्य उद्देश्य की सहायता से प्राप्त किसको कर रहे हो?
उद्देश्यों की। उद्देश्यों की सहायता से किसको प्राप्त कर रहे हो? लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हो। किसकी प्राप्ति कर रहे हो? लक्ष्य की। अब सुनो ध्यान से, तो प्राप्य उद्देश्य की सहायता से कर रहे हो ना, और प्राप्य उद्देश्य की जब सहायता से कर रहे हो तुम इसका प्रयोग, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? साधन है। ये क्या है? ये क्या हुआ? साधन हुआ। क्या हुआ बेटा? साधन हुआ। तो प्राप्य उद्देश्य सदैव क्या होते हैं? साधन होते हैं। प्राप्य उद्देश्य सदैव होते हैं साधन होते हैं। क्या होते हैं? साधन होते हैं। और प्राप्य उद्देश्यों की सहायता से प्राप्त किसको कर रहे हो? उद्देश्यों को कर रहे हो। किसको कर रहे हो? तो उद्देश्य क्या होगा? साध्य होगा। क्या होगा? तो उद्देश्य क्या होगा बेटा? साध्य होगा। क्या होगा बेटा? साध्य होगा। साध्य हुआ। और साध्य किसके लिए हुआ? प्राप्त उद्देश्यों के लिए हुआ। अब उद्देश्यों की सहायता से किसको प्राप्त करोगे? लक्ष्य को प्राप्त करोगे। किसको करोगे? लक्ष्य को। तो अब यहां पर यह क्या हुआ? साधन हुआ। क्या हुआ बेटा? साधन हुआ। और साधन की सहायता से प्राप्त किसको करोगे? किसको? लक्ष्य को। लक्ष्य क्या हुआ? साध्य हुआ। क्या हुआ बेटा? साध्य। ध्यान रखना ये पॉइंट है। अब क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझना। ऐसा कौन से उद्देश्य जो सदैव साधन के रूप में प्रयोग होते हैं? प्राप्य उद्देश्य। कौन से उद्देश्य? प्राप्य उद्देश्य। ऐसे कौन से उद्देश्य हैं जो सदैव साधन के रूप में होते हैं? साधन। ऐसे कौन से क्या चीज है जो सदैव साध्य होते हैं? लक्ष्य। लक्ष्य सदैव कैसे रहते हैं? साध्य रहते हैं। कैसे रहते हैं? साध्य रहते हैं। दूसरा पॉइंट, उद्देश्य साधन भी होते हैं और कैसे भी होते हैं? साध्य भी। ये दोनों होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों। ये साधन भी होते हैं और कैसे होते हैं? साध्य। साधन साध्य किसके लिए होते हैं? ये प्राप्त उद्देश्यों के लिए। साधन किसके लिए होते हैं? लक्ष्यों के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? लक्ष्य। मतलब प्राप्त उद्देश्यों की सहायता से किसकी प्राप्ति करोगे? मतलब अनेक प्राप्त उद्देश्य मिलकर के किसकी प्राप्ति करवाएंगे? उद्देश्य। अनेक उद्देश्य मिलकर के किसकी प्राप्ति करवाते हैं? लक्ष्य की प्राप्ति करवाते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? पहला पॉइंट कि साध्य क्या होता है और साध्य क्या होता है? जिसको प्राप्त किया जाए वो तो क्या कहलाता है? साध्य कहलाता है। जिसकी सहायता से किया जाए तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? साधन। अब क्वेश्चन ध्यान रखना कि लक्ष्य क्या होते हैं? साध्य। उद्देश्य क्या होते हैं? साधन भी होते हैं और साध्य भी होते हैं। और प्राप्त उद्देश्य क्या होते हैं? साधन होते हैं। क्या होते हैं? तो मैं लिख रहा हूं कि सदैव सदैव और सदैव साध्य हैं। सदैव क्या रहते हैं? साध्य। कौन रहते हैं बेटा? लक्ष्य रहते हैं। कौन रहते हैं? लक्ष्य। सदैव साध्य कौन होता है? लक्ष्य होता है। साधन भी है। साधन और साध्य दोनों हैं। उद्देश्य कौन है बेटा? उद्देश्य होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। फिर क्वेश्चन आएगा, सदैव साधन है। सदैव साधन है और सदैव साधन कौन रहेगा? प्राप्य उद्देश्य रहते हैं बेटा। कौन से उद्देश्य? प्राप्य उद्देश्य रहते हैं। ध्यान रखना है इनका पॉइंट। दूसरा पॉइंट बन जाता है इनमें संबंध क्या होता है, मतलब अंत संबंध कैसा है, मतलब लक्ष्य में, उद्देश्य में और प्राप्त उद्देश्य, इनमें संबंध की बात आती है। और संबंध में माइंड में एक चार्ट ध्यान रखना है, कोई संबंध गलत नहीं होगा आपसे। कैसे बेटा? ध्यान देखना, ध्यान दे के पॉइंट समझना है। जैसे अब मैंने बोला कि अंत है संबंध। कौन संबंध बेटा? अंत है संबंध। अंत संबंध, अंत है संबंध। अब अंत संबंध किसकी बात है? सुनो ध्यान से। अंत संबंध में पहला पॉइंट लिखा मैंने, जैसे लक्ष्य। क्या लिखा? लक्ष्य लिखा। क्या लिखा? लक्ष्य। दूसरा लिख दिया मैंने उद्देश्य। क्या लिख दिया? उद्देश्य लिख दिया। उद्देश्य लिखा। तीसरा लिख दिया मैंने, माने चलो प्राप्य उद्देश्य। कौन से उद्देश्य? प्राप्य उद्देश्य। उद्देश्य लिखा। और चौथा लिख दिया माने चलो मैंने कक्षागत शिक्षण। कक्षागत शिक्षण, ये ध्यान रखना है। ये 4 पॉइंट लिखे मैंने। कितने पॉइंट लिख दिए यहां पर? 4 पॉइंट। अब 4 पॉइंटों की बात है, इनमें संबंध पूछ लिया जाता है पेपर में कि इनमें निम्न में से क्या संबंध है। सुनो ध्यान से कि लक्ष्य क्या बेटा? लक्ष्य। अब सुनो ध्यान से, कक्षागत, मैं अब क्लास में पढ़ा रहा हूं तो कक्षा का शिक्षण है। कौन शिक्षण है? कक्षागत है। और कक्षा का शिक्षण है तो कक्षा का शिक्षण के माध्यम से किसकी प्राप्ति करता हूं मैं? प्राप्त उद्देश्यों की। तो प्राप्त उद्देश्य प्राप्ति, तो कक्षागत शिक्षण का प्राप्त उद्देश्यों से संबंध कैसा है बेटा? प्रत्यक्ष संबंध है। कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। कक्षागत शिक्षण का प्राप्त उद्देश्यों से संबंध होता है, प्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। अब दूसरा पॉइंट,
प्राप्य उद्देश्यों का उद्देश्य संबंध होता है प्रत्यक्ष। कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। उद्देश्यों से लक्ष्य का संबंध होता है प्रत्यक्ष। कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। मतलब सीधा क्वेश्चन पूछाएगा कि कक्षागत शिक्षण का प्राप्त उद्देश्यों से संबंध कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। प्राप्त उद्देश्यों का उद्देश्य संबंध कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। और उद्देश्यों का लक्ष्य संबंध कैसा होगा? कक्षागत शिक्षण के माध्यम से किसकी प्राप्ति? प्राप्त उद्देश्य। प्राप्त उद्देश्यों के माध्यम से उद्देश्य की प्राप्ति, उद्देश्यों के माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। होती है कि नहीं होती है? अब सुनो ध्यान से। अब प्रत्यक्ष संबंध पूछा। कौन संबंध पूछा? प्रत्यक्ष। अब ये बात आती है, अब यहां से पहुंच जाएगा। देखो तो देखो कि लक्ष्य है, ये क्या है? लक्ष्य। और लक्ष्य पे से चलो बेटा, कौन सा? प्राप्य उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य? तो इन दोनों में संबंध कैसा है? अप्रत्यक्ष संबंध है। कैसा संबंध है? अप्रत्यक्ष। कैसा है? मान के चलो यहाँ पर 3 बालक बैठे हुए हैं, 3 बालक बैठे हुए हैं, और 3 बालक बैठे हैं कि बीच में मैं बैठा हूं, बगल में कौन बैठे हैं? 2 बच्चे बैठे हैं। तो उस बालक से इस बालक का संबंध कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा? और मेरा इस बालक से कैसा होगा? प्रत्यक्ष। और इस बालक से मेरा कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। तो बीच में कौन बैठे हैं? उद्देश्य। तो लक्ष्य का प्राप्त उद्देश्य संबंध कैसा है? अप्रत्यक्ष है। कैसा है? अप्रत्यक्ष है। अब मान चलो उद्देश्य का, किसका बेटा? उद्देश्य का कक्षागत शिक्षण से संबंध कैसा है? अप्रत्यक्ष है। कैसा है बेटा? अप्रत्यक्ष। कैसे भी बना के पूछ सकता है। अब क्वेश्चन पूछेगा लक्ष्य और प्राप्त उद्देश्यों का संबंध होता है अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है बेटा? लक्ष्य और उद्देश्यों का संबंध कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। लक्ष्य और उद्देश्यों का संबंध प्रत्यक्ष होता है, और लक्ष्य प्राप्त उद्देश्यों का संबंध अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? कक्षागत शिक्षा प्राप्त उद्देश्यों का संबंध अप्रत्यक्ष। कैसा होता है? कक्षागत शिक्षण और कौन सा? प्राप्त संबंध कैसा होता है? प्राप्त। कौन सा? प्राप्य। कौन सा होता है? प्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? तो ये बात ध्यान रखनी है। संबंध पूछ ले, साध्य पूछ ले, साधन पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में चल जाता है बेटा इनका प्राप्ति का क्रम क्या होता है? प्राप्ति का क्रम मतलब इनको प्राप्त करने का सही क्रम क्या है? अब प्राप्त करने का सही क्रम की बात आई, किसको प्राप्त करने की? लक्ष्य, उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य को। तो प्राप्ति का क्रम, प्राप्त करने का सही क्रम, सही क्रम मतलब सबसे पहले किसको प्राप्त किया जाता है? कौन बता सकता है प्राप्ति का उद्देश्य करने का, प्राप्त करने का? सबसे पहले प्राप्त करने का सही क्रम। सबसे पहले प्राप्त करते हो आप किसको बेटा? कक्षा का शिक्षण के दौरान प्राप्त उद्देश्यों को। सबसे पहले किसके प्राप्त करोगे? प्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। उद्देश्यों को प्राप्त करते हो नहीं करते हो? और प्राप्त उद्देश्यों की सहायता से किसको प्राप्त करते हो? उद्देश्यों को प्राप्त करते हो। किसको प्राप्त करते हो? उद्देश्यों को प्राप्त करते हो। उद्देश्यों की सहायता से किसकी प्राप्ति होती है? लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखना है। सबसे पहले किसे प्राप्त किया जाता है? प्राप्त उद्देश्य। सबसे अंत में किस पर पहुंचोगे? लक्ष्य पे। तो सबसे अंत में किसको प्राप्त करोगे? लक्ष्य को। सबसे पहले किसको प्राप्त करोगे? प्राप्त उद्देश्यों को। प्राप्त उद्देश्य सहायता किसको प्राप्त करोगे? उद्देश्यों को। दूसरा पॉइंट बन जाता है निर्धारण का क्रम क्या था इनका निर्धारण का क्रम। निर्धारण क्रम बताएगा कोई? मतलब सबसे पहले निर्धारण किसका करते हो? प्राप्त उद्देश्य, वो तो जानते हो आप लोग। दूसरा पॉइंट आ जाता है यहां से जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, शैक्षिक उद्देश्य पढ़ा आपने, पढ़ा सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्य। कौन से उद्देश्य? शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पाठ्यक्रम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मतलब शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पाठ्यक्रम निर्माताओं के द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माता जो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर रहे हैं तो सभी के लिए कैसे होते हैं? ये समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। पाठ्यक्रम सभी के लिए जो पाठ्यक्रम के द्वारा जो सिलेबस दिया जाता है सभी बालकों के लिए कैसा होगा? समान। और सभी छात्रों और छात्राओं के लिए कैसा रहेगा? हमेशा समान होता है। कैसा होता है? समान। लेकिन शिक्षण उद्देश्य सभी के लिए कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। इनका निर्धारण किसके द्वारा होता है बेटा? विषय अध्यापक के द्वारा किया जाता है। कौन से उद्देश्यों का? शिक्षण उद्देश्यों का। किसका? अब शब्द बताया था मैंने, उसके बाद में आपके लिए पाठ्यक्रम। कौन सा बताया बेटा? पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? करिकुलम। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई थी? क्यूरेरे शब्द से हुई थी। कौन शब्द से हुई थी? और क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ क्या था? दौड़ का मैदान होता है। दौड़ का मैदान होता है। दूसरा पॉइंट बन जाता है जब
कि शब्द आता है, पाठ्यक्रम चलता है, पूर्व पाठ्यक्रम चलता है। कौन सा पाठ्यक्रम? पूर्व पाठ्यक्रम का मतलब होता है ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें ऐच्छिक व अनैच्छिक दोनों विषय शामिल होते हैं, वो कौन सा पाठ्यक्रम होता है? कोर पाठ्यक्रम होता है। और राजस्थान में कौन सी कक्षा से कोर पाठ्यक्रम की शुरुआत होती है? 11वीं की कक्षा से क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। पाठ्यक्रम कैसी अवधारणा होती है? व्यापक अवधारणा होती है। कैसी अवधारणा है? पाठ्यक्रम कैसी अवधारणा है? व्यापक अवधारणा है। एक शब्द बताया था औपचारिक क्रिया, एक बताया था अनौपचारिक क्रिया। औपचारिक क्रिया का मतलब होता है कि ऐसी क्रियाएं जो पूर्व निर्धारित समय के अनुसार की जाती है, वो कौन सी होती है? औपचारिक। जिनमें निर्धारण नहीं होता है कुछ भी, तो वो कौन सी होती है? अनौपचारिक होती है। कैसी होती है? ये क्वेश्चन बनता है कि मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? मूल्यांकन कैसी है? औपचारिक भी और कैसी है बेटा? अनौपचारिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मूल्यांकन औपचारिक भी होती है और कैसी होती है? अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। यहां तक। उसके बाद में बता दिया मैंने आपके लिए साध्य और साधन। साध्य क्या होता है? साध्य होता है जिसको प्राप्त किया जाए वो तो क्या होता है? साध्य होता है। क्या होता है? साध्य होता है। जिसकी सहायता से किया जाए वो क्या होता है? साधन होता है। क्या होता है? साधन होता है। अब मैंने बताया एक तो शब्द होता है लक्ष्य। क्या होते हैं? लक्ष्य होते हैं। एक शब्द होता है बेटा क्या? उद्देश्य होते हैं। एक शब्द होता है बेटा प्राप्य उद्देश्य होते हैं। अब क्वेश्चन था, प्राप्य उद्देश्यों की सहायता से किसको प्राप्त करोगे? उद्देश्यों को। उद्देश्य की सहायता से लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो प्राप्य उद्देश्य की सहायता से कर रहे हो तो क्या है? साधन। किसको प्राप्त कर रहे हो? तो ये क्या हुआ? साध्य हुआ। इसकी सहायता से किसको प्राप्त करोगे? लक्ष्य को। तो उद्देश्य क्या हुए? साधन। और किसको प्राप्त कर रहे हो? तो क्या हुआ बेटा? तो सदैव साध्य होते हैं लक्ष्य, साधन भी होते हैं और साध्य उद्देश्य होते हैं। सदैव साधन होते हैं प्राप्य उद्देश्य। कौन से उद्देश्य? प्राप्य उद्देश्य। उसके बाद में बताया अंतः संबंध। कौन सा संबंध? अंतः संबंध बताया। अंतः संबंध की बात आती है, पहला पॉइंट बनता है लक्ष्य। क्या बना? लक्ष्य। दूसरा क्या लिखा? उद्देश्य। तीसरा क्या लिखा? प्राप्य उद्देश्य। चौथा लिख दिया कक्षागत शिक्षण। जब मैं कक्षा में कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, पढ़ाने आया कोई शिक्षक मान के चलो, और शिक्षक आएगा, शिक्षकों बालकों को सारण ब्याज पढ़ाई। कौन सी ब्याज पढ़ाई? सारण ब्याज। और शिक्षक ने अपने प्राप्य उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है, सारण ब्याज बालकों को समझाएगा, कक्षागत शिक्षण के दौरान समझाएगा। और कक्षागत शिक्षण के दौरान कौन सी उद्देश्य प्राप्ति करेगा? प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। जब प्राप्य उद्देश्य, अनेक प्राप्य उद्देश्य मिलकर के किसकी प्राप्ति करवाएंगे? उद्देश्य की। अनेक उद्देश्य मिलकर किसकी प्राप्ति करवाएंगे? लक्ष्य की प्राप्ति करवाते हैं। दूसरा पॉइंट बनता है कि कक्षागत शिक्षण का प्राप्य उद्देश्य संबंध कैसा है? प्रत्यक्ष होता है। प्राप्य उद्देश्यों का उद्देश्य संबंध कैसा है? प्रत्यक्ष। और उद्देश्य का लक्ष्य संबंध कैसा है? प्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है बेटा? प्रत्यक्ष। लेकिन लक्ष्य और प्राप्य उद्देश्यों का संबंध अप्रत्यक्ष। और दूसरा क्वेश्चन आएगा उद्देश्य का कक्षा का शिक्षण से संबंध अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। इनको प्राप्त करने का सही क्रम क्या है? सबसे पहले प्राप्ति किसकी कर रहे हो? प्राप्य उद्देश्यों की कर रहे हो। उसके बाद में प्राप्ति किसकी कर रहे हो? उद्देश्य की कर रहे हो। उसके बाद में किसकी प्राप्ति कर रहे हो? लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हो। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप आंसर देना बेटा। जैसे माइंड लगाना है आपको। एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पर। निम्न में से किनकी प्राप्ति के प्रति जवाबदेही अध्यापक की होती है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे ऑप्शन देता हूं मैं। नंबर 1 शिक्षण उद्देश्य, दूसरा दे दिया मैंने आपको कक्षागत उद्देश्य। नंबर 3 दे दिया सामान्य उद्देश्य। और नंबर 4 दे दिया प्राप्य उद्देश्य। निम्न में से किसकी प्राप्ति की जवाबदेही अध्यापक की नहीं होती है। अब इनमें क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। एक क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से
ऐसी कौन सी उद्देश्य हैं जिनकी अब जवाबदेही कौन नहीं देगा? अध्यापक नहीं देगा। कौन नहीं देगा? अध्यापक। 3 का तो देगा, 3 का देगा, लेकिन 1 का नहीं देगा। किसका नहीं देगा? 1 का नहीं। ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिसको जवाब देना अध्यापक का कर्तव्य नहीं है? अब छांटना है इसमें से। तो आप सोचो आंसर क्या है, बताओ मेरे को। सामान्य उद्देश्य। कौन से उद्देश्य? इसमें आंसर आएगा बेटा सामान्य उद्देश्य। कौन से उद्देश्य? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण मैंने भी बताया कौन करता है? विषय अध्यापक करता है। ठीक है। कक्षा का शिक्षण कौन कराता है? विषय टीचर कराता है। प्राप्त उद्देश्य बात कौन करता है? शिक्षक करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य उद्देश्य। कौन से उद्देश्य? तो इनमें से सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति जवाबदेही किसकी नहीं होती है? अध्यापक की नहीं होती है। मतलब इनके प्रति में अध्यापक कोई भी जवाब नहीं देता है, यह ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन जैसे आया, निम्न में से किसकी जवाबदेही अध्यापक की होती है? अध्यापक की होती है। अध्यापक की होती है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी जवाबदेही अध्यापक की होती है या शिक्षक की होती है? नंबर 1 पॉइंट,